हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम समान विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जहां हमने पहला वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर कराया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्तिका या वर्तिकाग्र। इसका उपयोग केसर के रूप में किया जाता है। केसर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की क्रिया करते हैं, उसके बाद उसका जो बैक्टीरिया है वह नष्ट हो जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया 62 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच करते हैं, जिसमें दूध को 30 मिनट तक उबाला जाता है। इससे जो भी बैक्टीरिया होती है वह नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान किस दर से बढ़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल जलवायु परिवर्तन की समस्या काफी गंभीर हो गई है, जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.1 से 2% के बीच कार्बन होता है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का उपयोग बिजली बल्ब में किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गन का उपयोग किया जाता है। एआर, ऑर्गन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है अक्रिय गैसों में, बल्ब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। फेफड़े को फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धमनियों के स्खलन को कम करने में सहायता करता है। कौन सा विटामिन? नियासिन विटामिन करता है। नियासिन विटामिन को B5 के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 को नियासिन विटामिन के नाम से जानते हैं। यह धमनियों के स्खलन को कम करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी का निर्माण होता है गुर्दे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरे किरण निम्नलिखित में से किसके आर पार नहीं जा सकती है? एक्सरे किरणें निम्नलिखित में से किसके आर पार नहीं जा सकती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड्डियां। हड्डियों के आर पार एक्सरे किरणें हैं वह आस पार नहीं जा सकती हैं। इसी कारण से हमारा एक्सरे बहुत अच्छा आता है हड्डियों का। जबकि हमारे आंतों का जब एक्सरे लेना होता है तो बेरियम का घोल पिलाया जाता है, जिससे कि एक्सरे जो होता है वह काफी बढ़िया आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महो किसका मात्रक है? महो किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चालकता का, कंडक्टिविटी का मात्रक होता है महो, जिसे हम एसआई मात्रक में साइमन भी
कहते हैं, जबकि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, महो को हम लोग पर ओम मीटर के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडा वाटर की बोतल में कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर की बोतल से कौन सी गैस निकलती है? हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह सोडा वाटर की बोतल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से क्या है? प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जो होता है वह प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है, जबकि पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का। जल का ऑक्सीडेशन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6। इसके साथ जल और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीकरण जल का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल के धड़कने का क्या कारण होता है? दिल के धड़कने का क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉल में रिसाव के कारण दिल जो होता है वह धड़कता है, मानव का हृदय। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन निम्नलिखित में से किसमें होता है? जेनेटिक म्यूटेशन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए में। डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। हमारे क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मोमीटर में पारा को ही क्यों भरा जाता है? थर्मामीटर में पारा को ही क्यों भरा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यह ताप का सुचालक होता है, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला है तथा आसानी से पढ़ा जा सकता है, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। थर्मामीटर में पारा जो होता है वह ताप का सुचालक भी होता है, कांच की दीवारों से भी नहीं चिपकता है, और चमकीला होने के कारण इसे पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिसे मोर्डेट बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट रंगने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग का वह भाग जो प्रकाश शोषित करता है और रंग उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? रंग का वह भाग जो प्रकाश को शोषित करता है और रंग उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णक, जिसे पिगमेंट बोलते हैं, या प्रकाश के भाग को शोषित करता है और रंग उत्पन्न भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉसिल्स की जो आयु है उसको निर्धारित करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ ले जाने पर वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा? निम्नलिखित में से कहाँ ले जाने पर वस्तु का जो भार है वह
पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वी के केंद्र तक, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर जो भार होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, जिसके कारण भार है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत से ध्रुवों की ओर ले जाने पर वस्तु का भार है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच के बर्तनों की दीवारों को निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं भिगोता है? कांच के बर्तनों की दीवारों को निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं भिगोता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा जो होता है वह कांच के बर्तन की दीवारों को नहीं भिगोता है। पारा को हम रासायनिक संकेत में Hg से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता क्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? रेडियो सक्रियता क्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक छोटे नाभिक में टूटता है, एक भारी नाभिक का विखंडन बमबारी द्वारा हल्के कण न्यूट्रॉन के साथ होता है, डी एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि रेडियो सक्रियता क्रिया में नाभिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साधारण घड़ी का गर्मियों में सुस्त हो जाने का क्या कारण है? एक साधारण घड़ी का गर्मियों में सुस्त हो जाने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। यानी कि जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो इसका दोलन काल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि गर्मियों में जो घड़ी है वह सुस्त पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा समय लगेगा दोलन करने में। घड़ियों का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आवर्तकाल बढ़ेगा तो क्या होगा, दोलन काल भी बढ़ जाएगा, तो इसके कारण जो घड़ियां होगी वह गर्मियों में सुस्त पड़ जाएगी। अब आवर्तकाल घटेगा तो दोलन काल घटेगा, जिससे घड़ियां जो है वह तेज चलने लगेगी। इसलिए गर्मियों में जो घड़ियां होती है वह सुस्त पड़ जाती है, उसका पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है, जिसके कारण उसका दोलन काल भी बढ़ जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरीसृपों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सरीसृपों के लिए निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रेप्टाइल्स जो होता है वह उसकी त्वचा जो होता है वह स्केल से ढकी रहती हैं, वो अंडे भी देते हैं और वे डायनासोर से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से जुटाता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से जुटाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की सहायता से अमीबा जो है वह अपना भोजन को जुटाता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, और इसका मुंह भी नहीं होता है, इस कारण से यह अपना भोजन सूडोपोडिया की सहायता से जुटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय भी होता है, यूनिसेलर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। फ्लोरोक्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऊष्मा को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी। ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और ये सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी आपकी परीक्षाओं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।